हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। जैसा कि हम आप लोगों को MTS के प्री IQ सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यूसली करा रहे हैं, क्योंकि 2 मई से MTS के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने का पूरा बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आइए हम बिना किसी विलम्ब के आज की क्लासेस का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आखिर इक्तेदारी प्रथा को किसने चलाया। देखिए, इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। देखिए, गुलाम वंश, मैंने आपको क्या बताया था, गुल खिले तो सांस लो। क्या? गुल खिले तो सांस लो। इस चीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छी ब्रीफ नॉलेज के साथ पढ़ाया था। कैसे? गुल खिले तो सांस लो। गु से मैंने आपको बताया था क्या, गुलाम वंश। क्या? गुलाम वंश। खी से बताया मैंने खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी डायनेस्टी। तू से बताया मैंने तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। आगे स से मैंने बताया आपको सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। बाकी लो बचा है, लो से आपका हो गया लोदी वंश। इतना मैंने आपको बताया था। अब इसके आखिर शासक कौन कौन से, इनकी स्थापना किसने किया? तो तुगलक सखी। क्या? ऐबक जल गया खीबों से। किससे? ऐबक जल गया खीबों से। इतनी बात आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है? इनके संस्थापक से। आखिर इनके संस्थापक कौन कौन थे, इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए, ऐबक से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? ऐबक से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका मतलब जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। उसके बाद जल गया यानी जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी। यानी खिलजी वंश का संस्थापक हमारा जलालुद्दीन खिलजी हो गया। ठीक। ग से गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। खी से मेरा हो गया खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। यानी खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खां। ठीक है। उसके बाद लोदी वंश का संस्थापक बो से हो गया बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी प्यारे मित्र। देखिए, लोदी वंश के संस्थापक कौन हो गया? बहलोल लोदी। इतनी बात मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। देखिए, आज क्या है, इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया। इक्तादारी प्रथा को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद आपको दिख रहा है बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का जो कार्यकाल आपको पूछता है एग्जाम में, क्या बताएंगे आप? 46 से 48 बता सकते हैं। क्या? 46 से 87। कितना? 46 से आपको बताना है 87। ये बलबन का कार्यकाल हो गया। बलबन के बारे में पूछता है कि जो चालीसा दल था, क्या चालीसा दल पूरी तरीके से समाप्त किसने किया? चालीसा दल का इंड किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया। चालीसा दल को शुरू किसने किया? जो शुरू करने का श्रेय गया है चालीसा दल का, ये शुरू किया था हमारा इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। उसके बाद पूछ सकता है कि चालीसा दल में बलबन को किसने मिलाया? तो बलबन जो है चालीसा दल में, इसको किसने मिलाया था? नसीरुद्दीन शाह। क्या? नसीरुद्दीन ने बलबन को जो है किसने मिलाया था? चालीसा दल में मिलाया था। बलबन ने क्या क्या शुरू किया? एक किससे संबंधित था? इलबारी तुर्क। कौन सा? एक है इलबारी तुर्क। इसी से संबंधित कौन था? बलबन था। कौन? बलबन इसी से संबंधित था। इसने ये कौन सा था? ईरान का। क्या? ये मूलतः ईरानी प्रथा। ईरानी क्या था? शिया था। ईरानी शिया पूछेगा। ईरानी शिया पद्धति को किसने शुरू किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या और शुरू किया? सजदा और पैबोस। क्या? सजदा तथा पैबोस पद्धति। सजदा और पैबोस पद्धति को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गयासुद्दीन बलबन के द्वारा।
और सजदा मतलब होता क्या था? सजदा मतलब होता है किसी के सामने सर झुका के प्रणाम करना, यानी क्या प्रणाम करना, आप लोग याद रखिएगा, इसी को बोलते थे सजदा। और पैबोस मतलब होता है पैर को चूमना, क्या? पैर को चूमने की प्रथा हो गई पैबोस। यानी सजदा और पैबोस पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया? ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इतनी बात आपको याद रखना है। फिर बलबन के बारे में और इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, इससे पूछता है आखिर सजदा और पैबोस, उसके बाद चालीसा दल का समापन किसके द्वारा किया गया? उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आखिर इसका राजत्व का सिद्धांत क्या? राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? राजत्व का सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो ये भी बलबन ने दिया। क्या? बलबन ने दिया। फिर पूछ सकता है बलबन के द्वारा और चीज़ें हैं, रक्त तथा लौह की नीति। कौन? रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। ठीक। उसके बाद बलबन से पूछ सकता है कि आखिर इसका वैसे नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का उपनाम क्या था? बहाउद्दीन। कौन सा नाम था? बहाउद्दीन। ये बलबन का अन्य नाम था। ठीक। उसके बाद कुछ चीज़ें और मैंने आपको बताया था कि आखिर जो गुलाम वंश था, क्या गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ये बताया था कि शुक्रवार के दिन अगर आप लाल कपड़े को पहन के बैठेंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा? ये शुरू किसने किया था? ये चीज़ देखो, शुक्रवार के दिन जो है लाल कपड़ा पहन करके आप अगर मस्जिद के सामने बैठते हैं तो उस दिन न्याय मिलेगा। ये बात किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसको शुरू किया था तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो रजिया सुल्तान। चूँकि रजिया सुल्तान को वास्तविक गद्दी नहीं मिली थी, इसलिए रजिया सुल्तान ने शुक्रवार के दिन लाल कपड़े को पहन के बैठी थी, तब इसे जाकर के गद्दी मिली थी। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1236 से लेकर के 40। इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक। इतनी बात आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद कुछ पूछता है क्या कि आखिर मिनहाज उस सिराज, क्या? मिनहाज उस सिराज ये किसके दरबार में था? तो ये मिनहाज उस सिराज जो है ये किसके दरबार में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तबकात ए नासिरी। क्या? तबकात ए नासिरी ये किसकी रचना है? तो ये रचना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफ आगे पिछले वीडियोस में बताया है, उसको आप लोग जा करके अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक अस्पा, क्या? एक अस्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक और दो अस्पा मतलब दो घोड़े वाला सैनिक। इस पद्धति यानी इस प्रथा का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? देखिए मैंने आपको गुलाम वंश खत्म कर दिया है। उसके बाद देखो गुलाम वंश खत्म कर दिया, गुल, अब आ गया मेरा गुल खिल गया, मतलब खिलजी। अब मैं खिलजी वंश में प्रवेश कर रहा हूँ। कैसे? देखो इस प्रथा को शुरू किसने किया? ये तो शुरू करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। देखिए मैंने आपको बताया क्या? गुलाम वंश। सबसे पहले मैंने क्या बताया? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर के 1290 तक चला था। इतनी बात मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपसे आ गया, अब आ गया खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी वंश मेरा है ये कब से कब तक चला? तो 1290 से लेकर के 1320। क्या? 1320 यानी लगभग 20-30 साल तक खिलजी वंश चला। तो खिलजी वंश के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसके संस्थापक कौन से थे? कौन? इसके आखिर खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मैंने आपको क्या बताया? जलालुद्दीन खिलजी। क्या? जलालुद्दीन जो खिलजी था ये खिलजी वंश का क्या था? संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद क्या हुआ? ये कौन था जलालुद्दीन खिलजी? ये बहुत उदार प्रवृत्ति था। कैसा? बहुत उदार था, यानी बहुत बेचारा उदार था। इसी के लिए इसकी उदारी का फायदा लेते हुए इसका भतीजा कौन था? इसका भतीजा था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन जो खिलजी है ये इसका क्या था? भतीजा था। ठीक। खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी ये क्या था, इसका भतीजा था। भतीजा के बाद में क्या बन गया, इसी का बन गया दामाद। क्या बन गया, दामाद बन गया। दामाद के बाद इसी का क्या बन गया, हत्यारा बन गया। कैसे बना आपको हम बताते हैं, देखिए हत्यारा कैसे बना। देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो जलालुद्दीन खिलजी ने था इसे भेजा कि दक्षिण भारत में आप जाइए विजय करके आइए। तो ये दक्षिण भारत में गया, अटैक किया, वहाँ से विजय प्राप्त करने के बाद जब उत्तर भारत में आया, ये इतना ज़्यादा धन दौलत लूट चुका था, इसको लालच आ गई सत्ता की। तो इसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया, इसकी जो जलालुद्दीन खिलजी था इसकी हत्या करके सत्ता में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आप इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखो खिलजी वंश के बारे में मैंने क्या बताया, 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश चला था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे, कौन, अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, ये जो था इसका शासनकाल था 1290 से लेकर के 94 या 96 के नियर अबाउट, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 1290 से लेकर के 1296 तक इसका शासनकाल था, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है, इतना शासनकाल हो गया। उसके बाद इसका नाम और क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका नाम था अली गुरसप। क्या, अली गुरस, देखो इसका क्या नाम था, अली गुरस्प। अली गुरस्प किसका नाम था, ये अलाउद्दीन खिलजी का और एक नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को क्या किया, द्वितीय सिकंदर, क्या कहा, खुद को द्वितीय सिकंदर की संज्ञा दिया। क्यों, क्योंकि इसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के बाद इतना खुशी था, खुद को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, क्या, सिकंदर ए सानी, इसकी पदवी धारण किया। क्या, इसकी पदवी धारण किया। खिलजी ने क्या किया, अली गुरसप इसका उपनाम था। उसके बाद क्या किया, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी इसका द्वितीय नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने एक नया धर्म शुरू किया। क्या, इन्होंने तो खलीफा से तो खिलाहत ली थी, क्या, खलीफा से तो खिलाहत ली थी, यानी अपने पद को धारण करते समय खलीफा से खिलाहत तो लिया, लेकिन क्या किया, इसने नया धर्म की शुरुआत किया। क्या, नया धर्म। क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर ऐसा दिल्ली सल्तनत में कौन शासक था जिसने नए धर्म की शुरुआत किया, तो ये कौन था, ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, जो नए वंश की शुरुआत किया, यानी नए धर्म की शुरुआत किया, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। इसने क्या कहा, इसने ईश्वर को माना ही नहीं, इसने कहा कि हम स्वयं अपने आप में पैगंबर हैं। क्या, स्वयं अपने आप में पैगंबर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस पे जो है धार्मिक नियम नहीं लागू होते थे। किस पे, धार्मिक नियम। इसने यह कहा कि अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ मान लिया कि कहा कि हमारे ऊपर कोई धार्मिक नियम नहीं लागू होंगे, ठीक है, कोई धार्मिक नियम नहीं लागू होंगे। अपने शासनकाल के दौरान में, क्या, अपने शासनकाल के दौरान में इसने क्या का कार्य किया, इन्होंने सबसे पहला कार्य किया, सैनिक को नगद वेतन। क्या, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। क्या, नगद वेतन। क्यों, क्योंकि इसके पहले इक्तादारी व्यवस्था के तहत सैनिकों को इक्ता व्यवस्था यानी जमीन दी जाती थी, तो इसमें नगद वेतन देना शुरू किया। किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन कैसा, ईयरली नगद वेतन देने का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। लेकिन जब पूछेगा मंथली, यानी मंथली सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक। क्या, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मंथली वेतन देना शुरू किया गया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने ड्रेस कोड बनवाया। क्या, ड्रेस, यानी ड्रेस कोड की पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। इसी ने कैंटीन की व्यवस्था की। क्या, कैंटीन, आप जानते होंगे जो कैंटीन होता है सैनिकों के लिए ये टैक्स फ्री होता है, यहाँ पर सैनिकों को बिना टैक्स के सामान को दिया जाता है। तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे खिलजी लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैंटीन व्यवस्था की शुरुआत किया गया। किसकी, कैंटीन व्यवस्था की शुरुआत किया गया। उसके बाद इसके समय में सबसे बेहतर व्यवस्था थी इक्ता। क्या, इक्तादारी जो व्यवस्था है इसे क्या किया गया, इक्तादारी व्यवस्था को इसके समय में क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया,
घोड़ा दागने की पद्धति शुरू की। क्या? जो घोड़ा दागने की पद्धति है इसको शुरू किया। कैसे? जो घोड़ा दागने की पद्धति है, रीज़न क्या था? जो घोड़ा दागना था, क्योंकि युद्ध के समय क्या क्या होता था कि बहुत सारे घोड़ा इकट्ठा होते थे, तो ये पता नहीं चलता था किस शासक का कौन सा घोड़ा है, इसलिए इसने शुरू किया घोड़ा दागने की पद्धति। इससे पता चलता था कि किसका कौन सा घोड़ा है। ठीक है। उसके बाद इसने अपने शासनकाल के दौरान में क्या, अपने शासनकाल के दौरान में सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या किया? जो दान में दी गई ज़मीन थी, कौन सी ज़मीन? दान में दी गई जो ज़मीन थी उसको इसने क्या बनाया? खालसा। क्या? खालसा। खालसा यानी सरकारी भूमि बना दिया, सरकारी ज़मीन। इसने ये कहा कि जो दान में दी गई ज़मीन होए वो अब खालसा में बदल जाएगी, यानी सब सरकारी ज़मीन हो जाएगी। उसके बाद इसने क्या कहा गया? इसने ये कहा कि मद्यपान, मद्यपान मतलब आप लोग समझते होंगे दारू शराब के नशा पर बैन लगा दिया। उसके बाद इसके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण प्रचलन था क्या? कि इन्होंने अमीरों, क्या अमीरों को मिलने से रोक दिया। उसके बाद और क्या किया? जो छोटे मोटे त्यौहार थे, क्या छोटे त्योहारों को बैन लगा दिया। किस त्यौहार पे? छोटे त्यौहार पर क्या कर लग गया? बैन लगा दिया। इसका मतलब छोटा त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। अमीरों को मिलने से किसने रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने रोका। उसके बाद सबसे बड़ी व्यवस्था इसके समय में थी क्या? गुप्तचर। क्या? जो गुप्तचर व्यवस्था है किसके समय में चालू किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू किया गया। मैंने आपको बताया था जो अलाउद्दीन खिलजी है इसी ने क्या बनवाया था? अलाई मीनार। क्या बनवाया था? अलाई मीनार। ये कहाँ पे अलाई मीनार है? तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार के जस्ट बगल में अलाई मीनार किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद इसने क्या बनवाया था? अलाई द्वार। क्या? अलाई द्वार। चूँकि जो सबसे पहली बनाई गई मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उस मंदिर का एक भव्य द्वार किसके द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। इतनी बात अलाउद्दीन खिलजी से आपको याद रखना है। बाकी की बातें हम अगली क्लासेस में आप लोगों को डिस्कस कराते रहेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि तमिल भाषा, क्या तमिल भाषा मणिक में लई, क्या मणिक में कलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए जो तमिल भाषा का ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी है? पेपर में पूछता है आखिर कुल मिला के शास्त्रीय भाषा कितनी है, ये चीज़। तो मैंने आपको बताया था कि तमिल, तेलुगु, क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत, यानी शास्त्रीय भाषाओं मैंने आपको क्या बताया था? जो सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी कौन सी भाषा है? तमिल है। ठीक है। उसके सबसे नई कौन सी? उड़िया। उड़िया सबसे क्या है? नवीनतम भाषा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। वैसे आपको इसके बारे में इतना डीप नहीं जाना है, आप ओल्ड और नए के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन केवल इतना ध्यान रखिएगा कि आखिर जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इसमें क्या है? तमिल भी है। तमिल को सब कब शामिल किया शास्त्रीय भाषा में? 2004 में। क्या 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? संसद यानी पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? मैंने आपको क्या बताया था? एक आपको ऐसे मैंने त्रिभुज के आकार का शेप बताया था। इसमें मैंने 3 भाग बनाया था। कितना? 3 भाग। पहला भाग को मैंने क्या लिखा था? राष्ट्रपति। क्या लिखा? राष्ट्रपति। दूसरे भाग को मैंने क्या बताया था? राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। और तीसरा मैंने क्या बताया? लोकसभा। क्या बताया? लोकसभा। यानी संसद के कितने अंग हो गए? संसद के मेनली 3 अंग हो गए। कितने? 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स में कौन कौन आ गया? पहला राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति तो हेड हो गया। पूछेगा तीनों सेनाओं का हेड कौन है? जो तीनों सेनाएं हैं यानी थल सेना,
नौसेना और वायुसेना का हेड कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है पिछली वीडियोस में, आप जाकर के देखिएगा। यानी एक ट्रिक है इसका, क्या है? सरला। क्या? सरला। स से मेरा हो जाएगा संसद। क्या? संसद। ये किस में लिखा गया है? 79 में। किसने? 79 में। और र से मेरा हो जाएगा राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। और ल से मेरा हो जाएगा लोकसभा। इसका जिक्र किया गया है 81 में। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। राज्यसभा क्या है? ये हमारा है उच्च सदन। क्या? उच्च सदन। ये कौन सा है? राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। लेकिन मेरा लोकसभा जो है ये निचला सदन है। क्या? निचला सदन, यानी निम्न सदन। निम्न सदन के साथ साथ जो लोकसभा है मेरा, इसी को बोलते हैं जनता का सदन। किसका? जनता का सदन। जनता के सदन के साथ साथ युवा का भी सदन बोलते हैं। क्या? युवाओं का सदन बोलते हैं। ये उच्च सदन के साथ साथ ये वृद्ध लोगों का सदन है। कैसा? वृद्ध का सदन। जब पूछेगा कि वृद्ध लोगों का सदन कौन सा है, तो बता दीजिएगा कि जो राज्यसभा है ये वृद्ध लोगों का सदन है। राज्यसभा के बारे में और चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है कि आखिर जो लोकसभा है इसमें चुनाव लड़ने के लिए योग्य आय कितनी चाहिए? 25 साल। कितनी? 25 ईयर। लेकिन राज्यसभा के लिए मेनली कितना चाहिए? 30 ईयर। कितना? 30 साल की उम्र आपको पार करना होगा। ठीक है, 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। राज्यसभा के बारे में पूछता है और कुछ चीज़ें कि आखिर एक साइड है आपका राज्यसभा, एक साइड है आपका लोकसभा। देखिए, राज्यसभा के जो चुनाव होता है इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष वोटिंग होती है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसमें वोटिंग कैसे होती? प्रत्यक्ष होती है। लोकसभा की वोटिंग देखिए, इसका हम थोड़ा बदल देते हैं। हाँ देखिए, ये आपका लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष वोटिंग करती है। कौन करती है? जो जनता होती है ये प्रत्यक्ष वोटिंग करती है। लेकिन इसमें राज्यसभा में जनता वोटिंग नहीं करते, इसमें जनता के प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। लोकसभा में होता क्या है कि आखिर लोकसभा में देखिए, जो लोकसभा है इसे इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। क्या? हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। पूछेगा कि हाउस ऑफ कॉमन कहाँ बोलते हैं? इंग्लैंड में लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये इंग्लैंड में, यूके यानी इंग्लैंड में राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद अमेरिका पूछता है कभी कभी, अमेरिका में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इतनी बात आपको यहां से याद रखना है। राज्यसभा को अमेरिका में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीनेट। क्या? सीनेट। यूएसए में राज्यसभा को क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। ठीक है, यूएसए में राज्यसभा की कितने सीटें हैं आपको पता होगा? 50/2। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान नहीं रखना है। क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के साथ साथ भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। देखिए, उसके बाद आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जब संविधान बना था उस समय लोकसभा की जो मैक्सिमम सीटें थी कितनी थी? तो उस समय मैक्सिमम सीटें थी 552। कितनी? 552। लेकिन राज्यसभा की सीटें कितनी है मैक्सिमम? 250। कितनी? 250। यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं, संविधान बना था उस समय 250 है। अब मैक्सिमम सीटें इसकी कितनी थी? लोकसभा की 552। आपको पता होगा एक नया संविधान संशोधन आया हुआ है। क्या आया है? जो नया संविधान संशोधन आया हुआ है 104वां संविधान संशोधन 2019 का है। क्या? 2019 का है। इसमें यह बताया गया है कि जो लोकसभा में और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन थे, कौन? 2 एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, इसके मनोनयन जो है राष्ट्रपति करता था, उसे क्या कर गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर गया है? समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, क्या? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 12 सदस्यों का। किसका? 12 सदस्य का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। फिर पूछता है आखिर संसद शब्द। क्या? संसद जो शब्द है
इस शब्द किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस देश का संविधान से संसद शब्द को लिया गया है। उसके बाद आखिर इसकी जननी कौन है? संसद शब्द की जननी कौन सा देश है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। इतनी बातें आपको शायद अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब संसद के कितने अंग हैं? 3। संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। उसके बाद पूछेगा कि संसद के आखिर कितने सदन हैं? जब पूछेगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 ही सदन है। एक मेरा हो गया लोकसभा, एक हो गया मेरा राज्यसभा। मैंने आपको बताया लोकसभा के लिए 25 साल एज, राज्यसभा के लिए 30 साल एज। मेनली कितना चाहिए? 30 ईयर एज चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में डिस्कस करा चुका हूं। आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं इस क्वेश्चन को यहां पे दोबारा लेके आया हुआ हूं। भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की। देखिए यहाँ पे न्याय है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय। कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। वो कौन कौन सा प्रकार है? देखिए विचार और अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए आप विचार करेंगे, अभिव्यक्ति यानी अपने बातों को लोगों से कहेंगे। उसके बाद धर्म, धर्म को मानेंगे, धर्म को मानने के बाद आप उपासना करेंगे। क्या करेंगे? उपासना यानी भगवान की पूजा पाठना करेंगे। उसके बाद उपासना के साथ साथ भगवान में आप क्या करेंगे? बिलीव करेंगे। ये इतनी बातें हो गई। पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समता की बात कहा गया है? तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार की समता की बात कहा गया है। वो 2 कौन कौन से हैं? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बाकी भारतीय संविधान में इसका कहीं पे जिक्र नहीं कहा गया है, कहीं पे इसका जिक्र नहीं किया गया है। यानी आप इसको देख रहे होंगे, आपका ये क्या है? प्रियम्बल। क्या है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है। देखिए इसमें हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल शुरू कहाँ से होता है? पूछेगा कि प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? भारत अपने अंदर और बाहरी किसी भी निर्णय को स्वयं लेने के लिए एकदम स्वतंत्र है, ये किसी भी बाध्य नहीं है। इसका मतलब यही होता है। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एकमात्र संविधान संशोधन किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़ा गया। उसके बाद उसके समस्त नागरिकों को, देखो यहाँ पे लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कितने प्रकार की बात हुई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें कहा गया है। अब देखिए प्रतिष्ठा और अवसर। कितना? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समताओं की बात कहा गया है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, इतनी बातें पूछेगा। संविधान आखिर 26 नवंबर 1949, क्या संविधान को अंगीकृत कब किया गया? यानी कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक अंगीकृत किया गया। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आखिर समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया था कि जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। क्या? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में 36 से 51, क्या भाग 36 से 51 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिएगा जो आर्टिकल नंबर 39 है, 39 में बोला गया है कि
समान कार्य, जो समान कार्य के लिए आपको कैसा वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा, ये 39 में कहा गया था। लेकिन जो 39 का ए है, इसमें ये कहा गया कि निःशुल्क विधि और सहायता, क्या निःशुल्क विधि और सहायता, इसमें आर्टिकल नंबर 39 ए में इसका जिक्र किया गया। जो आर्टिकल नंबर 40 है, इसमें ग्राम पंचायत, किसके बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायतों का इसमें जिक्र किया गया। ये किस पे संबंधित थी, गांधीवादी विचारधारा पे, किससे, गांधीवादी जो विचारधारा है इसी पर संबंधित थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 30, 39, 40, 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में, क्या कुछ दशाओं में रोजगार, कुछ दशाओं में रोजगार, सहायता, शिक्षा ये प्राप्त करने का अधिकार की बात करता है। जैसे आप बूढ़े हो गए, उस समय आपको सरकार वृद्धा पेंशन देती है, क्या वृद्धा पेंशन देती है, यानी आपको सहायता राशि देती है। ये आर्टिकल नंबर किस में है, 41 में है। जो आर्टिकल नंबर मेरा 42 है, इसमें न्यायोचित, क्या न्यायोचित, उसके बाद प्रसूति सहायता, क्या प्रसूति सहायता, हाँ न्याय संगत काम, क्या न्यायोचित संगत काम, यानी आपको ऐसा काम नहीं दिया जाएगा आप बहुत हार्ड काम कर पाए। प्रसूति सहायता यानी मेंटली लीव जो है आर्टिकल नंबर 43 के तहत आपको दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 43 में इसका जिक्र किया गया है। जो 43 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी की बात कहा गया। क्या निर्वाह योग्य मजदूरी, इसका मतलब ये है कि आखिर किसी भी व्यक्ति को इतना मजदूरी दिया जाए कि वो जो व्यक्ति है अपना जीवन निर्वहन कर सके। ये आर्टिकल नंबर 43 में इसका जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 44 है, इसमें समान सिविल संहिता, किसकी बात कहा गया है, समान सिविल संहिता, इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 45, कौन सा 45, इसमें क्या कहा गया, जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं इनके स्वास्थ्य की देखभाल किया जाए। किसका, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं इसकी स्वास्थ्य की देख रेख करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उसके बाद 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं इनके शिक्षा की बात की गई है, इनके क्या कही गई है, इनके शिक्षा की बात कही गई है। उसके बाद 44 के बाद 46 आता है मेरा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें एसटी, उसके साथ जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, क्या अन्य जो कमज़ोर वर्ग हैं इनके हितों के साथ साथ उनको अर्थ के यानी अर्थ की सहायता की बात कही गया है। फिर मेरा जो आता है 47, कौन सा, आर्टिकल नंबर 47 में पोषाहार, क्या पोषाहार की बात कही गया है। 47 के बाद 48, क्या 48 में क्या कहा गया है, हमारा 48 में बात किया गया है एक 48 है, एक 48 ए है। 48 ए में है वन इज यू और पर्यावरण, क्या वन इज यू तथा पर्यावरण की रक्षा, क्या पर्यावरण की जो रक्षा की बात कहा गया है, ये 48 ए में बात कही गई है। जो 49 है आर्टिकल, इसमें क्या जिक्र किया गया है, इसमें हम जो विश्व विरासत हैं, क्या जो विरासतें हैं यानी विश्व धरोहर चीज़ें हैं, जैसे हो गया ताजमहल, लाल किला, इसकी हमें देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। फिर आर्टिकल नंबर 50 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका, चूँकि 100 मतलब होता है 100 का आधा 50-50 होता है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण आर्टिकल नंबर 50 में जिक्र किया गया है। तो आता है एक आर्टिकल लास्ट बचता है 51, इसमें क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से होगा, जैसे हमारे कोई यूएनओ का मुद्दा हो गया, उसके अलावा कोई देश के वैसे बात हो गई, उसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 में क्या कहा गया है, कृषि और पशुपालन, क्या कृषि और पशुपालन, और इसी में ये भी कहा गया है कि जो दूध देने वाली नस्लें होंगी, क्या जो दूध देने वाली नस्लें होंगी उन्हें नहीं मारा जाएगा। इसका मतलब जो दूध देने वाले नहीं होंगे तो उन्हें मारा नहीं जाएगा, जो दूध देने वाले नहीं होंगे, शेर बाघ हो गए, उसको आर्टिकल नंबर 48 ए का तहत उन्हें बचाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा बैंक है जो किसानों को ऋण पहुँचाता है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये किसानों
को ऋण पहुंचाता है, आपको ये बात पता होगी। देखिए भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है भारत का, तो पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पहला बैंक कौन सा है आपका, हिंदुस्तान बैंक। कौन सा है, हिंदुस्तान बैंक। आपको एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होगा, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कौन सी है, दिनांक रेखा पूछे या डेट पूछे, कौन सी रेखा है जो 180 डिग्री है, कौन सी 180 डिग्री रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है, आपको पता होगा बेरिंग जल संधि, देखते होंगे बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक, उसके देखिए आपको मैप लगाया होगा। हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यहीं से होकर गुजरती है, यहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 0 डिग्री देशांतर है इसी को हम लोग बोलते हैं जीएमटी। क्या, जीएमटी यानी मानक समय रेखा। जब बोलेगा कि मानक समय रेखा ये कहाँ से होके गुजरती है, तो ये लंदन, एक लंदन के कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच सिटी, लंदन के ग्रीनविच सिटी। एक यहाँ पे क्या है, एक प्रयोगशाला है, क्या, ग्रीनविच सिटी के प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। पूछता है कि भारत का मानक समय, यानी भारत का मानक समय कौन सा है। जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर है यानी ईस्ट देशांतर, ये भारत का मानक समय है। ठीक, भारत का मानक समय। उसके बाद पूछता है कि जो भारत का समय है ये 5.5 डिग्री, क्या 5.5 घंटा जो है ये आगे है, किससे, 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से आगे है, ये आगे है ग्रीन मीन टाइम्स, क्या, ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब है कि अगर ग्रीन मीन टाइम में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5.5 घंटा आगे यानी 5:30 हो रहे होंगे। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। फिर क्या पूछता है कि आखिर जो भारत की समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, आंधी, क्या, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक, आंधी से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश। में से हो गया मेरा मध्य प्रदेश, क्या, मध्य प्रदेश। छाता से हो गया मेरा छत्तीसगढ़, कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। ऊपर से मेरा हो गया क्या, यूपी, ऊपर से मेरा आ जाए क्या, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उड़ा से मेरा हो जाएगा उड़ीसा। देखो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आंधी में छाता उड़ा। कैसे, पहले आपको याद रखना है यूपी, यूपी के नीचे आएंगे एमपी, एमपी के नीचे आएंगे आप झारखंड, क्या, यूपी, यूपी के नीचे आपका यूपी, यूपी के नीचे एमपी, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन है, एपी मतलब हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। देखिए भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों के साथ गुजरती है, 5 राज्यों के साथ गुजरती है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से हमारा होगा यूपी और उड़ा से उड़ीसा, यानी 5 राज्यों के साथ गुजरती है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। पूछता है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी है या नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, भू अवस्थित देश यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, क्या है, कजाकिस्तान। क्या, कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर के बारे में आपको बताया था मैंने, पॉम ऑयल ट्री, क्या, पॉम ऑयल ट्री। पाम ऑयल रिवर भी यहाँ कहाँ बहती है, नाइजर में ही बहती है। ठीक, उसके बाद जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। देखो मैंने क्या बताया था आपको, उत्तरी रोडेशिया, क्या, उत्तरी रोडेशिया के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद एक जिक्र किया था दक्षिणी रोडेशिया, कौन सा, दक्षिणी रोडेशिया, कौन, रोडेशिया। देखिए मैंने क्या बताया था, उत्तरी रोडेशिया यानी जाम्बिया, जाम्बिया का नाम हो गया उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया का नाम क्या हो गया, जिम्बाब्वे, क्या, जिम्बाब्वे। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखने हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र, क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए मेरा बैंकिंग सेक्टर हो गया, खनन सेक्टर या विनियोग यानी बैंकिंग सूचना, कौन आता है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। देखिए कितने सेक्टर होते हैं, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, पहला, दूसरा और तृतीयक। जो पहला सेक्टर होता है यानी जो प्रकृति पे डिपेंड हो, किस पे, प्रकृति पे डिपेंड हो, यानी जैसे हो गया हमारा पहले सेक्टर के अंतर्गत आता है कृषि, कृषि भगवान के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद कृषि के साथ साथ जैसे मान लीजिए मुर्गी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन ये किस पे डिपेंड है, पूरा का पूरा प्रकृति पे डिपेंड है। आप ये तो सुने नहीं होंगे कि जियो की मुर्गी, एयरटेल की मुर्गी, सुने हैं कभी, नहीं सुने होंगे। इसका मतलब मुर्गी पालन किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आ गया। उसके बाद मुर्गी पालन के साथ साथ खनन उद्योग, क्या, खनन उद्योग, जैसे कच्चा माल जो कहाँ से खना जाता है, ये उद्योग प्राथमिक सेक्टर में आएंगे, किस में आएंगे, प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन उसके बाद इनको जब हम किसी विनिर्माण में आते हैं, जैसे इन चीज़ों को हम कहाँ पे लेके आते हैं, बनाने के लिए विनिर्माण में। इसका मतलब जितना काम हम निर्माण से करेंगे, जैसे मोटरसाइकिल उद्योग, क्या, कौन सा उद्योग, मोटरसाइकिल उद्योग। कैसे, देखिए जो कच्चा माल यानी लोहा होता है वो तो खनन के द्वारा निकाला जाएगा, इसका मतलब वो किस में जाएगा, प्राथमिक उद्योग में। उसको फिर यहाँ से ले आकर के माइनरीज में इसको ले आकर के फिर फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, जितने निर्माण से कार्य में हो गए, जैसे मोटरसाइकिल, उसके बाद टीवी उद्योग, कोई भी उद्योग देखेंगे ये किस में आएगा, विनिर्माण में आएगा। तीसरा मेरा क्या हो जाता है, सेवा क्षेत्र, क्या, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र इन द सेंस क्या कहा जा सकता है, जैसे इसमें आ गया मेरा बैंकिंग, कौन सा, बैंकिंग। बैंक क्या करता है, लोगों को सेवा देता है। उसके बाद एम्बुलेंस, क्या, एम्बुलेंस क्या करती है, लोगों को सहायता देता है। उसके बाद क्या आएगा, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर क्या करते हैं, लोगों को सेवा देते हैं। जो डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस, क्या, डाकघर भी लोगों की सहायता करता है, चिट्ठी पहुंचाता है, पत्र पहुंचाता है। डाकघर हो गए, बैंकिंग, एम्बुलेंस, डॉक्टर, डाकघर। उसके बाद आपका परिवहन, परिवहन क्या करता है, लोगों की सहायता करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का कार्य परिवहन हो गया। हमारा एटीएम क्या करता है, एटीएम एक मशीन है, ये क्या करता है, हमको पैसा देता है, यानी हमको हमारी क्या करता है, सहायता करता है एटीएम। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। इसका मतलब मेरा खनन किस में आएगा, तो प्राथमिक सेक्टर में चला जाएगा। बैंकिंग किस में जाएगा, बैंक क्या करता है, हमें सहायता देता है। इसका मतलब ये आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। विनियोग यानी विनिर्माण का जो कार्य होगा ये हमारा आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना यानी डांसर कौन है, कौन, भारतनाट्यम की इंपॉर्टेंट डांसर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए जो हमारी रुक्मणी देवी है, रुक्मणी देवी ये भारतनाट्यम से हैं, बाला सरस्वती ये भी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी हैं, यानी झावेरी बहनें, झावेरी बहनों का संबंध किससे है, मणिपुरी डांस से, किससे है, मणिपुरी नृत्य से। यानी जो है भरतनाट्यम से संबंधित यही तीनों हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का। इसी में आप जानिए क्या, कुचिपुड़ी, ये कहाँ से संबंधित है, कुचिपुड़ी का संबंधन आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उसका मलयालम, ये कहाँ से है, तमिलनाडु। ठीक है, कथक का संबंध कहाँ से है, कथक का संबंध हमारा है उत्तर भारत से, किससे, उत्तर भारत से। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ये एसएससी में पिछली बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर किसका, कौन सा मठ का संबंध किससे है। देखिए श्रृंगेरी मठ आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक मैसूर में है। कहाँ पे है, कर्नाटक मैसूर में। शारदा पीठ कहाँ पे है, द्वारिका, क्या, द्वारिका, यानी शारदा पीठ कहाँ पे है, द्वारिका गुजरात में। गोवर्धन पीठ मेरा कहाँ पे है, पुरी उड़ीसा में, कहाँ, पुरी उड़ीसा। और ज्योतिष पीठ कहाँ पे है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। इसका मतलब चारों ऑप्शन 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअसली सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा है कि निम्नलिखित में अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो कार्बन का एकमात्र अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या है, सुचालक। सुचालक यानी जिसके अंतर्गत धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है या होल्स के द्वारा होता है। ब्रोमीन क्या है, ये एक अधातु है, क्या, एक ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में। पूछेगा आखिर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में है, तो Hg, Hg यानी पारा। पारा कैसी अवस्था में है, ये भी हमारी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक,
आयोडीन के बारे में पता होगा, आयोडीन का सूत्र क्या होगा, I2 इसका फार्मूला होता है क्या, I2, ठीक। उसके बाद आयोडीन से कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हम लोग क्या रोग होता है, घेंघा, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद पूछता है आखिर सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे क्रियाशील धातु। देखिए अगर ऑप्शन में आपको पोटेशियम दिया गया, सबसे पहले आपको मारना है पोटेशियम, देन मारना है सोडियम। इसी के लिए आपको पता होगा सोडियम को कहाँ रखते हैं, कैरोसिन में। कहाँ रखते हैं, कैरोसिन में रखा जाता है। कैरोसिन इन द सेंस मिट्टी का तेल। इतनी बात आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। पूछता है आखिर जो मुद्रा धातुएं, क्या मुद्रा धातुएं कौन कौन सी है, तो आपको पता होगा मुद्रा धातुएं कौन सी होगी, सोना, सोना यानी Au, चांदी, चांदी यानी Ag, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, सोना चांदी तांबा, ये जो है हमारी मुद्रा धातुएं हैं। कौन सी हैं, मुद्रा धातुएं हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, उसको आप लोग पिछले वीडियोस को अवश्य देखिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है। देखिए जो DNA होता है ये कोशिका में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी क्रियाओं को आगे भेजता है। जैसे DNA के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, DNA का सबसे पहले अवलोकन किसके द्वारा किया गया, तो एक वैज्ञानिक थे, कौन, कार्ल बर्ग। क्यों से, कार्ल बर्ग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले DNA का अवलोकन किया। लेकिन DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, पूछेगा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा दिया गया, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल ये जो है दिया गया वाटसन और क्रिक, किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिए, ठीक है। उसके बाद पूछता है DNA के बारे में। देखिए DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का सेंस यही है, ठीक ठीक। यहाँ पे क्या क्या होते हैं, इसमें होता है मेनली दो चीज़ होता है। देखिए DNA का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। उसके बाद DNA के बारे में मैंने क्या बताया था, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडेमिन, क्या, पायरिडेमिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है, Ag, Ag सुनो ना, कहते नहीं है अपने पत्नी को Ag, यानी छोटा वाला मेरा होगा प्यूरिन, ATGC यानी एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या क्या होता है, इसका नाम है मेरा एडेनिन, क्या, एडेनिन, इसका नाम क्या है, ग्वानिन, इसका नाम है साइटोसिन, क्या, साइटोसिन, इसका नाम है मेरा थायमिन। यानी क्या हो गया कि एडेनिन को थायमिन से, पूछता है कि आखिर एडेनिन को थायमिन के द्वारा कौन जोड़ता है, तो डबल बॉन्ड। ग्वानिन को साइटोसिन के द्वारा कौन जोड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। पूछेगा कि आखिर DNA में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। DNA के बारे में कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं। DNA में डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बता दिया। देखिए जो एक क्रोमोसोम, कोई भी कोशिका होगी उसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम। कितने जोड़ी क्रोमोसोम, 23 जोड़ी। शरीर के अंदर कितने जोड़ी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी 46। तो इन्हीं क्रोमोसोम को हम तानेंगे, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मेरा DNA। क्रोमोसोम को हम निकालेंगे, क्रोमोसोम के अंदर DNA, और DNA के अंदर मेरा क्या होता है, DNA के अंदर मेरा होता है जीन, क्या, जीन। यही जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे लेकर जाता है, ठीक है। उसके बाद RNA के बारे में क्या होता है, जो मेरा RNA होता है इसमें क्या होता है, ATGC, यानी जो थायमिन है, थायमिन के स्थान पे आता है मेरा यूरेसिल। क्या आता है, यूरेसिल। यानी पूछेगा कि आखिर DNA और RNA में क्या अंतर है, जो मेरा यूरेसिल है, यूरेसिल यानी थायमिन के स्थान पे क्या आता है, केवल यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में महाद्वीपों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ आपको याद रखना है कि DNA से क्या बनेगा मेरा, RNA से पुनः DNA बन सकता है। DNA से DNA बनेगा,
क्या डीएनए से डीएनए बन जाएगा, आरएनए डीएनए से आरएनए बोलेगा। देखो डीएनए से डीएनए बोलने को वो क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। क्या रिप्लिकेशन, यानी रिप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है कि डीएनए से डीएनए बनता है, ये होता है रिप्लिकेशन। उसके बाद होता है या डीएनए से आरएनए क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आरएनए से क्या बनता है, हमारा बनता है आरएनए से प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ध्यान दीजिएगा, यानी आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। यानी कितने, देखिए मेरे शरीर में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने, 20 अमीनो एसिड होते हैं। शरीर में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 तो मेरे शरीर में रहता है ऑलरेडी, 10 हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाहर से। यानी 20 अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाएगा, एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। यानी एक प्रोटीन को बनने में कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, तो 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक, आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। देखिए एक मैप के माध्यम से आप लोग ध्यान दीजिएगा, या आपको मैप विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्या है कि मेरा कौन सा महाद्वीप हो गया, सबसे पहले नंबर 1 पे कौन हो गया, मेरा एशिया, यानी 1 नंबर पे एशिया आ गया। दूसरे पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो भाग होगा ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका। ये आपको ये कौन सा भाग दिख रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका। चौथे पे मेरा क्या हो गया, साउथ अमेरिका। 4 नंबर पे ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा कौन हो गया, अफ्रीका। ये हमारा क्या हो गया, एशिया। 1 2 3 4 5 नंबर पे मेरा कौन आ जाएगा, 5 नंबर पे मेरा आ जाए अंटार्कटिका। कौन सा, ये मेरा आ गया 5 नंबर पे। 6 नंबर पे किसका स्थान आएगा, यूरोप का। किसका, यूरोप का स्थान 6 नंबर पे। 7 नंबर पे कौन सा है, ये हमारा ओशेनिया। क्या, ओशेनिया। आप लोग अधिकतर पढ़ते होंगे 7वें में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ओशनिया महाद्वीप के अंदर कितने होते हैं, 4। क्या क्या, ऑस्ट्रेलिया मेरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। कितने, ऑस्ट्रेलिया पहला आ गया मेरा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आ गया, माइक्रोनेशिया। कौन सा, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद आ गया मेरा ये मेलानेशिया। कौन सा नेशिया, मेलानेशिया। उसके बाद आ गया मेरा पॉलिनेशिया। कौन सा, पॉलिनेशिया। ये 4 भागों से मिलकर ओशेनिया महाद्वीप बना है। कौन सा महाद्वीप बना है, ओशेनिया महाद्वीप। आपको दिख रहा होगा ये ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि क्या क्या होता है, कभी कभी बाप का जो बड़ा वाला बेटा होता है उसी के नाम पे लोग बाप को बुला लेते हैं, ए फलाना बेटा होना, बोलते नहीं फलाने के बाप है। यानी उसी तरीके सबसे बड़ा इसमें क्या था, ऑस्ट्रेलिया। इसी के लिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। लेकिन एशिया महाद्वीप की कोई राजधानी है नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इसका मतलब ओशेनिया महाद्वीप के अंदर मेरा ऑस्ट्रेलिया आता है। कितने महाद्वीप हो गए, टोटल 7 महाद्वीप हो गए। पहले नंबर पे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद मेरा अंटार्कटिका, फिर यूरोप और उसके बाद मेरा आ गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए पूछेगा कि पक्षियों के लिए कौन सा द्वीप है, ये पक्षियों के लिए द्वीप है। पक्षियों का महाद्वीप कौन सा हो गया, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। सर्पों यानी सांपों का महाद्वीप किसको बोलते हैं, साउथ अमेरिका को बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको मैंने क्या बताया था, नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था, ये जो आपका यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, क्या, यूके, यूएसए यानी कनाडा। यूएसए और कनाडा यानी जो जोए बाइडेन इस समय राष्ट्रपति कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको बताए थे क्या, जब पूछेगा ये आपका है साउथ अफ्रीका। क्या, साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका में पूछेगा मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किसे बोलेंगे हम लोग, साउथ अफ्रीका को। लेकिन एशिया, क्या, एशिया को क्या बोलेंगे, सभ्यता का पालना। क्या, सभ्यता। क्योंकि सबसे सभ्य जाति के लोग कहाँ पे हैं, एशिया में ही, आपको पता होगा। सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, एशिया। और मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अफ्रीका को हम लोग क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप। ये अफ्रीका को क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप बोलते हैं। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ लेगा। कौन सी नदी है, यांगटी सिकियांग।
यांगटी सी क्यांग जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद पूछता है कि आखिर एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा। आपको पता होगा रूस, आप लोग रूसी जानते होंगे, लेकिन चीन हो सकता है। आपको हम किसी दिन अच्छे क्लास में आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरा पिछला जो वीडियोस पे थे हम कहाँ थे, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या, कितने महाद्वीप हो गए 7, महासागर कितने हो गए 5। कैसे कैसे आप देखिएगा महासागर के बारे में क्या क्या हो गया। जो आपका दिख रहा होगा कौन कौन सा है, ये आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा कौन सा ओशियन है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद अगला मेरा कौन सा हो गया, ये यस आकार का कौन सा हो गया, यस आकार का मेरा हो गया ये अटलांटिक ओशियन। कौन सा, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद आपका ये कौन सा महासागर हो गया, हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर। उसके बाद ऊपर मेरा क्या हो गया, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। नीचे मेरा क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक। कौन सा, अंटार्कटिक। इसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर। क्या, दक्षिणी महासागर। कितने हो गए 5। कैसे कैसे, 1 2 3 4 5। देखो ये प्रशांत महासागर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी आकृति कैसे होती है, प्रशांत महासागर की जो आकृति होती है ये आकृति होती है त्रिभुजाकार। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। क्योंकि इसकी एक तो यहाँ पे है, एक प्रशांत महासागर यहाँ पे है। वही सेम चीज़, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इसको हम ऐसे खोल दिए हैं, इसका मतलब ये जो नाखून है दोनों इधर साइड चला गया है, एक इधर एक इधर। सेम उसी तरीके से पैसिफिक ओशियन है, यानी इसका एक पार्ट तो इधर वाला हो गया, अगला उधर वाला पार्ट मिलकर के, यानी इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। यस आकार की आकृति किसकी है, अटलांटिक महासागर की आकृति आप देख रहे होंगे यस आकार की है। उसके बाद हिंद महासागर। हिंद महासागर को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध महासागर। क्या, चूंकि अर्ध महासागर किसे बोलते हैं, तो हिंद महासागर। जो कैसे, क्योंकि देखिए सभी महासागर ऊपर से लेकर नीचे तक फैले हुए हैं, लेकिन हिंद महासागर यहाँ ऊपर इसके लैंड है, नीचे क्या है इसके ओशियन है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ही केवल, इसलिए बोलते हैं इसे अर्ध महासागर। उसके बाद आर्कटिक महासागर क्या बोलते हैं, यानी छिपा हुआ महासागर। कभी पूछे छिपा हुआ महासागर या बोले हिडन महासागर, तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर ये कोई महासागर तो नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर का इतना भाग ले लीजिए नीचे वाला, उसके बाद अटलांटिक का ये वाला भाग ले लीजिए, फिर हिंद महासागर का ये भाग ले लीजिए, यही मेरा बना हुआ है अंटार्कटिक यानी दक्षिणी महासागर। यानी जो है ये वाला पूरा भाग, यानी अंटार्कटिक यानी आर्कटिक महासागर में कितने महासागर आते हैं, 3 आते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। इन तीनों का समराइज करके कौन सा है, आर्कटिक यानी आर्कटिक दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर में कौन कौन से हो गए, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ आ रही होंगी। इसका मतलब महासागर कितने हो गए मेरे, 5। कितने महासागर, 5। उसके बाद आपसे कुछ पूछ सकता है एशिया के बारे में। एशिया की सबसे बड़ा सागर कौन सा है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन झील जो है एशिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है आखिर एशिया के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताया था। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, इस चीज को आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया क्या है कि विश्व का महाद्वीप कितने हो गए, 7। महासागर मेरे कितने हो गए, 5 क्या हो गए, महासागर, ठीक। उसके बाद बाकी मैंने जो पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया हूँ, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, पूछता है कभी कभी सार्क कंट्री। क्या, सार्क कंट्री, ये क्या होता है आपको पता होगा। जो सार्क मतलब होता है साउथ एशिया, ये पूरा एशिया हो गया। एशिया के साउथ में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये आपका पहले हो गया इंडिया। कौन सा, इंडिया, पहले मेरा इंडिया हो गया। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, मालदीव। इधर मेरा क्या है, श्रीलंका। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद इधर मेरा हो गया पाकिस्तान। उसके ऊपर मेरा हो गया अफगानिस्तान। इधर आ गया नेपाल। उसके जस्ट बगल में मेरा भूटान। इधर मेरा हो गया बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश। यानी सार्क में कितने कंट्री हो गई, सार्क में टोटल कितने कंट्री हो गई, 8। कौन कौन से, देखिए इंडिया हो गया, इंडिया के साथ साथ मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद नीचे मालदीव और श्रीलंका। क्या, मालदीव, मालदीव के बाद मेरा क्या आ गया, श्रीलंका आ गया। श्रीलंका के बाद ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ नेपाल और भूटान। क्या, नेपाल और भूटान। भूटान के जस्ट नीचे हम आएंगे क्या है, बांग्लादेश। यानी कितना देश हो गए, टोटल 8 कंट्री। क्या, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कितने कंट्री हैं इसमें, 8 कंट्री हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक पूछता है अराकान या उमा पर्वत, कौन सा पर्वत,
देखिए यहाँ पर आपको म्यांमार दिख रहा होगा, देखो भारत का नक्शा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत है? अराक्यानुमा। अराक्यानुमा पर्वत क्या करता है? भारत को किससे अलग करता है? भारत को म्यांमार से अलग करता है। क्या करता है? प्यार यानी धोखा कर दिया, म्यांमार से क्या कर दिया? अलग करता है। कौन सा पर्वत है? अराक्यानुमा पर्वत। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। मिलते हैं तब तक अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, अच्छी तरीके से लगन के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। जय हिंद साथियों, अनिल सर 2-3 दिन में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाइयों को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। जय हिंद।